एआई का महाकुंभ और आज मोदी मंत्र यहीं से मिलने वाला है पूरी दुनिया को। जी हां, एआई जो कि आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी, लेकिन साथ ही साथ इसके कई खतरे भी हैं। तो फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एआई एक्शन समिट का आयोजन होना है, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी खबर, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत अहम फ्रांस दौरा, 2 दिवसीय दौरा और एक्शन समिट, आज जो एक्शन समिट होने जा रहा है, एआई एक्शन समिट, यहां इस एक्शन समिट की अध्यक्षता तो फ्रांस के राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये एआई का महाकुंभ, जिसमें तमाम जो सीईओज हैं एआई कंपनियों के, वो भी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो रहे हैं, या फिर उन देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और यहाँ से कोशिश ये होगी कि एआई के जरिए कैसे एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश हो, और एआई के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, या फिर अपराध या आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, इस पर भी गहन मंथन हो सकता है। तो ये पेरिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये दोस्ती जो है, गले मिलने की तस्वीरें, ये दोस्ती बहुत गहरी है फ्रांस और भारत की, और बहुत पुरानी है। ये 7वां दौरा है 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा है। और देखिए, भारतवंशी जो वहां पर है वो भी स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरे वहां स्वागत किया गया, मोदी मोदी के नारे लगे। तो फ्रांस दौरा जो इससे पहले गए थे बास्टिल डे पर, और उसके बाद तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो एआई एक्शन समिट है। इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। और एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते भी रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। तो पूरी दुनिया को यहाँ से एआई को लेकर मंत्र देंगे। और इस एआई एक्शन समिट से क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं। एआई एक्शन समिट में क्या हो सकता है, जिस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहाँ से संबोधित करेंगे। तो क्या होगा, पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एआई गवर्नेंस को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करना लक्ष्य होगा। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल, एआई को अधिक समावेशी बनाने का प्लान, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो, दुनिया भर के यूजर्स के लिए सुरक्षित और पारदर्शी एआई कैसे हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और खासतौर पर चीन की तरफ से जब भी एआई पेश किया गया, तो अलग अलग देशों की चिंताएं भी हैं कि एआई के जरिए कहीं एक दूसरे की जानकारी जो है, जो डाटा है, उस डाटा का गलत इस्तेमाल ना हो। ये इसलिए ज़रूरी है एआई एक्शन समिट से कि एआई को लेकर एक गवर्नेंस की स्थिति बने, गवर्नेंस का प्लान बने। एआई जो एक्शन समिट है उसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और यहाँ से वो मंत्र देंगे कि कैसे एआई गवर्नेंस को हम मजबूत कर सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करना लक्ष्य है कि किस तरह से पूरा वैश्विक तौर पर एआई को गवर्न किया जाए। इससे पहले भी कई दौरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये फ्रांस दौरा 7वां दौरा है। और इन दौरों के जरिए हर बार जाहिर है रणनीतिक साझेदार तो फ्रांस है ही, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर तो फ्रांस है ही, और भारत के साथ हमेशा से फ्रांस खड़ा रहा। डिफेंस डील भी कई सारे हो चुकी हैं अब तक। राफेल को लेकर हमने डील किया, राफेल विमान फ्रांस से आया, और इस बार के दौरे में भी जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि राफेल एम यानी राफेल मरीन 26 राफेल मरीन को लेकर डील लॉक हो सकती है। 3 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसे लेकर भी फ्रांस के साथ एक अहम समझौता हो सकता है। बाकी एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ा जाए,
तो फ्रांस में जय हो कैसे हो रहा है, कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम भी होंगे एआई एक्शन समिट के अलावा। आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो एआई एक्शन समिट 2025, इससे पहले भी 2 एक्शन समिट हो चुके हैं। रक्षा सौदे और एआई परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस दौरे में। रक्षा और प्रौद्योगिकी पर अहम समझौते इस दौरे के दौरान संभव है। इस क्षेत्र में अहम समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा राफेल एम डील की घोषणा हो सकती है। राफेल एम यानी राफेल मरीन, जो भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा इससे। फ्रांस में भारतीय रक्षा सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दायरा इस दौरे के दौरान भी और बढ़ेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर विशेष ध्यान है। IMEC कॉरिडोर कैडारेचे की एक महत्वपूर्ण यात्रा के साथ समापन होगा इस दौरे का। तो कई सारी अहम डील और इसमें रक्षा डील के साथ साथ IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चीन का, उसके जवाब में भारत ने ये पहल की और अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए और तेजी लाई जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ये फ्रांस में लोगों का प्यार। कैसे भारत की ताकत बढ़ेगी ये आपको बताते हैं। कैसे दुश्मनों पर आफत होने वाली है जो डिफेंस डील होगी इस दौरे में। भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। 26 राफेल मरीन जो भारत को मिल सकता है। राफेल मरीन के तौर पर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी और इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी भारत और फ्रांस के बीच इस दौरे के दौरान इसे लेकर डील लॉक हो सकती है, डील की घोषणा हो सकती है। जाहिर है इस दौरे में बहुत कुछ अहम है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से संदेश भी, एक बहुत अहम संदेश भी दिया जाएगा दुनिया भर में कि फ्रांस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े हैं। राफेल एम जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या खासियत है। 2 इंजन है, सिंगल सीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल के लिए अहम है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक एवियोनिक्स थेल्स रडार से लैस है और ये इसकी खूबी है। और इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इंटीग्रेट की गई है, यानी हवा में ही किसी दुश्मन की मिसाइल को मार गिरा सकता है राफेल एम। दुश्मन के भीतरी इलाकों में भी हमला करने में सक्षम है, यानी घर में घुसकर मार सकता है, घर में घुसकर हमला कर सकता है, तेज रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है। और ये इसकी खासियत है 9.5 टन तक हथियार, ईंधन, टैंक तक ले जाने में कैपेबल है। 9.5 टन हैमर मॉड्यूल रॉकेट बूस्टेड एयर टू ग्राउंड वेपन से लैस राफेल एम और AM-39 एक्सोजेट एंटी-शिप मिसाइल और लेजर निर्देशित मिसाइल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है ये राफेल एम मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, जबरदस्त इजाफा होगा नौसेना की क्षमता में। जो भारतीय नौसेना समुद्री प्रहरी के तौर पर बनी हुई है और समुद्री चूंकि एक नया मोर्चा समुद्र है जहां पर जरूरी है रक्षा घेरा मजबूत करना। आज की तारीख में जमीन पर जंग के बजाय समुद्र में जंग की स्थिति ज्यादा बनती नजर आ रही है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं और अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार। जनरल साहब, जो ये डील है उस डील की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एआई एक्शन समिट की बात करते हैं। यहां से किस तरह का मंत्र दिया जा सकता है, क्योंकि भारत, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी भी स्थिति में वो विश्व को एक राह दिखाते हैं। चाहे वो सोलर अलायंस की बात हो कि किस तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और एक अलायंस बनाने की बात उन्होंने कही थी, या फिर जो इससे पहले योगा कि किस तरह से विश्व को उन्होंने कहा कि योग दिवस मनाइए और योग का प्रचार किया। अब एआई एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका इस्तेमाल बहुत बेहतर किया जा सकता है, समावेशी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं, तो इसे लेकर भी एक मंत्र दिया जा सकता है। हाँ सुमित, देखिए, एआई एक ऐसी ऐसी शक्ति है। आज के परिप्रेक्ष्य में एआई एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है और इस एआई का सही और गलत दोनों प्रकार, जैसा आपने कहा, दोनों प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि आपको जो एआई है उसको हम ग्लोबल गवर्नेंस में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को डेवलप करने में,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न हमेशा से रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से रही है कि किस प्रकार से हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकें प्राकृतिक आपदाओं से। और उसमें एआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मैं समझता हूं हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से G20 में भारतवर्ष ने तीनों सेशंस को नाम दिया था, वन वर्ल्ड, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर हम इस विश्व में यहाँ के रहने वालों की कोई कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पृथ्वी को को बचाने के प्रयासों को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा काम हम ना करें, चाहे वो कार्बन एमिशन हो या जो भी हो, जिससे कि इसमें पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से परेशानी हो। उसके अंदर उसकी रिसर्च में, उसकी वार्निंग्स में, उसके बारे में उसको उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, उसमें एआई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। दूसरी बात ये होती है, देखिए भारत आज की तारीख में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर है। आपके देश में लगभग 1 मिलियन इंजीनियर, साइंस ग्रेजुएट्स प्रति वर्ष तैयार हो रहे हैं। और जिस प्रकार से तेजी से भारत इसमें इस एआई के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक महाशक्ति बन चुका है भारत। तो उससे उनको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और दे सकता नहीं है, दे रहा है। तीसरी बात मैं बताता हूं कि भारत एक ग्लोबल साउथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर बन करके उभरा है। आपने देखा होगा G20 के दौरान हमारे कहने पर, यानी कि भारतवर्ष के कहने पर, पूरे के पूरे अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 की सदस्यता प्रदान कर दी थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को आगे उभार करके लेकर के आना, और जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी उनकी बातों को, जी चाहे वो G77 के एक ठीक सेकंड है। और जनरल प्लीज साहब, प्लीज। मैं आता हूं इस वक्त दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हुई है और वर्चुअली फ्रांस से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ ही
CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीडस्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 20 से ज्यादा देशों के ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से हम